बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपनी पहली वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, जो कि नाइन्थ मैट्रिक की फ़र्स्ट चैप्टर का फ़र्स्ट टॉपिक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले वी शुड नो अबाउट द केमिस्ट्री। इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, the changes which are coming inside the matter, and the rules and regulations by which these changes are occurring inside the matter, they are studied under the term chemistry. यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, उसकी बनावट को, कि मैटर किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, और उस वो जिन चीज़ों से बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और किन चेंजेस के थ्रू वो बना है, और वो चेंजेस किन रूल्स को फॉलो कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके जब पढ़ते हैं तो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। चूँकि ये एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो in order to make the study easier, we have divided the subject into so many different branches. जो सबसे पहली ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री. It is the branch of chemistry which deals with the study of relationship of composition of matter and the properties of matter which are bringing the changes in the matter. मतलब ये कि वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिस्कस करते हैं. लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, सॉलिड्स हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, उनका जो बिहेवियर है, फिज़िकल बिहेवियर जो है, जिसमें हम कलर्स को डिस्कस करते हैं, केमिकल्स के जो डिफरेंट कलर्स हैं और उनकी जो साख्त है, जो उनकी कंपोजिशन है, उसको हम स्टडी करते हैं. तो उसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इसी तरह एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द structure of organic compounds, those compounds which are made up of carbon and hydrogen, they are also called hydrocarbons, and their derivatives. बहुत जो एडवांस्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो ये है कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्च ने ये साबित किया कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो सिर्फ कार्बन उनमें मौजूद है और वो ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं, उनमें हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है. सो इसलिए नॉर्मली तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. बट द मोस्ट एडवांस्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. यानी जो कार्बन से कंपाउंड्स बने होते हैं और फिर उनसे मज़ीद डिराइव्ड होते हैं, माखूज़ शुदा होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, एंड देयर स्टडी इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल हैं, एंड दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पेट्रोलियम है सिंपली जो क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है, उसकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और फिर उस एक प्रोडक्ट से जो फर्दर प्रोडक्ट्स डिराइव की जाती हैं, उन सब को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. पेट्रोकेमिकल्स में वो कंपाउंड्स भी शामिल हैं जो कि बाय नेचर तो पेट्रोलियम नहीं है, लेकिन दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम. जैसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जिनके रिएक्शंस के दौरान हम इनको यूज़ करते हैं, या जिनसे वो डिराइव किए जाते हैं, जैसे पेंट्स और ये और भी डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, एडहेसिव्स जितने भी बनाए जाते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन पेट्रोकेमिकल्स. नेक्स्ट ब्रांच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. तमाम वो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जो कि कार्बन के अलावा किसी भी एलिमेंट के हों या उनके डेरिवेटिव्स हों. लेकिन एडवांस जो डेफिनेशन है उसमें हम ये भी शामिल करते हैं बहुत से ऐसे कंपाउंड, बहुत सी एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है लेकिन उनकी नेचर इनऑर्गेनिक है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, द सेंट्रल एटम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ कार्बन, बट इट हैज़ इनऑर्गेनिक नेचर. सो एक्सेप्शंस को हम साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. जनरली वी डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
compounds of all the elements except carbon and their derivatives. फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी मेटलर्जी है वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक उसमें केमिस्ट्री में आती है. मेटलर्जी में हम ओर्स को डिस्कस करते हैं, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं जो ज़मीन से मेटल्स को निकालने में फिर उनको प्योरीफाई करने में हम इस्तेमाल करते हैं. सीमेंट इंडस्ट्री है और ये जितनी भी इस तरह की बाकी चीज़ें हैं उन सबको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. देन बायोकेमिस्ट्री, it's another branch of chemistry which is connected with the living organisms. Bio, लफ्ज़ bio का मतलब ही ये है life. Bio means life. Biochemistry, that chemistry which is related to life. For example, those chemical reactions which are occurring inside the body of plants and animals, they are studied under the term biochemistry. So we will define it as the branch of chemistry which deals with the study of chemical reactions and chemical changes which are occurring inside the bodies of living organisms, plants and animals both. It is called biochemistry. वो सारे के सारे chemical reactions जो इंसानों, जानवरों और पौधों के अंदर हो रहे हैं, जो उनके अंदर metabolic reactions हो रहे हैं, जो तोड़ फोड़ का process हो रहा है, जो नए organisms नए उनमें substances बन रहे हैं, पुराने टूट रहे हैं, उनमें नए बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब की स्टडी को, इनके स्ट्रक्चर को, इनके रिएक्शंस को हम जिस ब्रांच के अंडर पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी इंपॉर्टेंस में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है क्योंकि ये आगे मज़ीद कनेक्टेड है बायोटेक्नोलॉजी से. वो बायोटेक्नोलॉजी इज़ मोस्टली रिलेटेड टू बायोलॉजी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर इन टू मच डिटेल. बट सिंपली बायोटेक्नोलॉजी भी यही है कि उसमें आप जो साइंटिफिक रिसर्च है दैट इज़ यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं. और जितने भी ये नए बीज बन रहे हैं उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू उनको उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, उनके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं उनको कम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है. बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं और उनको ख़त्म किया जा रहा है. और बहुत सारी ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर करते हैं जब उनकी कल्टीवेशन होती है और जो पूरा उनके पकने का, उगने का प्रोसेस होता है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो और आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो इन सारी चीज़ों में जो दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आ रही है उसको हम ये इसी का जो असरात हैं वो लेते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के. देन नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. उसके नाम से पता चल रहा है, जैसे मैं उसको एग्जांपल आपको दूंगी. जैसे हमारे यहाँ घर के सिर्फ अफराद हूँ, उनके लिए अगर आपने खाना बनाना है तो आप छोटे छोटे बर्तनों में बनाते हैं, रूटीन में जैसे बनाते हैं. लेकिन अगर बहुत बड़ी गैदरिंग है तो उसके लिए फिर हम घर में वो छोटे लेवल पे खाना नहीं बनाते, फिर हम बहुत बड़े लेवल पे बनाते हैं, देगों में और बड़े बड़े बर्तनों में वगैरह वगैरह. जब कोई छोटा आपने रिएक्शन करना होता है, थोड़ी सी चीज़ आपको चाहिए होती है, थोड़ा सा केमिकल चाहिए होता है, तो आप उसको छोटे छोटे जो आपके आइटम्स हैं अपरेटस के, केमिस्ट्री लैब में आपने देखे होंगे, बीकर है या ब्यूरेट है वगैरह वगैरह, तो इन सब को आप यूज़ करके बहुत थोड़े पैमाने पे आप कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक थिंग्स ऑन द लार्जर स्केल, आपको बहुत बड़े पैमाने पे केमिकल्स चाहिए होते हैं. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो दूसरे रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सो उनको उसी क्वांटिटी में बनाया जाता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में. तो जब आपको लार्जर स्केल पे कोई केमिकल प्रोड्यूस करना होता है तो आप उसके लिए बहुत बड़ा सा एक प्लांट लगाते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक हैवी सेटअप होता है अपरेटस का और डिफरेंट पार्ट्स का. तो उस पूरे को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं. सो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन लार्जर स्केल टू प्रोड्यूस हैवी अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बहुत बड़े पैमाने पे केमिकल्स बनाने के लिए जो बहुत
बड़े पैमाने पे रिएक्शंस करते हैं, उनकी स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, जैसे पेंट्स बनाए जाते हैं, डाइज़ बनाई जाती हैं, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और बहुत से ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स चाहिए होते हैं। तो जितने भी केमिकल्स को, जितनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो हैवी अमाउंट ऑफ केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन के लिए एक फर्स्ट जो प्राइमरी हम रिएक्शंस करते हैं दे आर डन अंडर द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि केमिस्ट्री इज़ बेसिकली इट्स द गेम ऑफ रिएक्शंस। ये एक रिएक्शंस का खेल है जिसमें आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। जितने भी हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, अभी फर्दर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कोवेलेंट रिएक्शन एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स एट्सेट्रा, तो उसमें आप देखेंगे कि इट्स जस्ट गेम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहा है, कहीं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, कहीं पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो भी प्रोसेस पूरा हो रहा है उसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, दैट इज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। Electrons are revolving around the nucleus in specific pathways which are called orbits. ये इंशाल्लाह फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। Protons and neutrons lie inside the nucleus, and nucleus is very stable part of the atom. The whole energy of the atom lies inside the nucleus. Electrons तो बिल्कुल कम एनर्जी रखते हैं। तो जितने भी नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हों, या जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस आते हैं, दे ऑल इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाता है। न्यूक्लियस के इन्वॉल्व होने का मतलब होता है कि न्यूक्लियस टूटता है, उसमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं, और चूंकि होल एनर्जी ऑफ द एटम लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, तो जब उसकी न्यूक्लियर वॉल टूटेगी तो उसमें से एनर्जी भी, हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे जो रिएक्शंस हैं उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाता है। और उन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो आपको अपरेटस चाहिए, जो ओवरऑल पूरा सेटअप चाहिए, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द other reactions, from the common ordinary reactions. So the branch of chemistry which deals with the study of nuclear reactions, radioactivity and emission of different nuclear particles is called nuclear chemistry. Radioactivity, जितनी भी radiations निकलती हैं, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें समटाइम्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, समटाइम्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, समटाइम्स एमिशन ऑफ एनर्जी होती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उनको स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी and etc. This is called nuclear chemistry. Then environmental chemistry. It's very evident from the name of the branch of chemistry which deals with the study of chemicals present in our environment and their effect on the human body and other organisms is called environmental chemistry. हमारी environment में जितने chemicals मौजूद हैं वो कौन से हैं, उनका हमारी बॉडी पे, ह्यूमन बींग्स पे, प्लांट्स पे, और जितनी हमारी ओवरऑल जो सेटअप है, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, हर चीज़ पे उन पे जो इफ़ेक्ट है उनका, उस पूरे को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपको ये इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इट इज़ मोस्ट वाइडर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन सच अ वे कि ये एयर से भी रिलेटेड है, ये सॉइल से भी रिलेटेड है, ये वाटर से भी रिलेटेड है, ये ओवरऑल हमारा जो पूरा
हमारा जो सेटअप है, पूरी सेटलमेंट्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, उन सब के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इनके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। पानी पर भी इफ़ेक्ट है, हवा पर भी इफ़ेक्ट है, जो डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल है उस पर भी इफ़ेक्ट है, प्लांट्स पर भी है, ह्यूमन बींग्स पर भी है। So overall, the study of effect of chemicals which are present in the air, which are present in the environment, sorry, the whole environment, उस सब का जो इफ़ेक्ट है और जो उन रिएक्शंस की consequences हैं, उन सब की स्टडी को हम environmental chemistry में पढ़ते हैं. Then the last one is analytical chemistry. The branch of chemistry which deals with the study of separation of different chemicals from a mixture or a compound and their analysis qualitatively and quantitatively is called analytical chemistry. क्या मतलब? इसकी डेफिनेशन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूज भी करती है, और फिर समटाइम्स बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में फ़र्क नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ. एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली एनालिसिस से रिलेटेड है. किसी चीज़ में, किसी एक कंपाउंड में या मिक्सचर में कितने सब्सटेंसेस मौजूद हैं, दिस इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि कौन कौन से शामिल हैं, which elements or which compounds are the part of this substance. This is called qualitative analysis. आप क्वालिटी को चेक कर रहे हैं. And how much specific element or compound is present in that substance, कितना मौजूद है, उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. जितनी भी हमारे पास सेपरेशन के टेक्निक्स हैं, चाहे वो क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो डिस्टिलेशन हो, चाहे वो सिंपल फिल्ट्रेशन हो, एट्सेट्रा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स. तो उन सब में हम ये भी चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इस सब्सटेंस का पार्ट हैं और कितनी कितनी उसमें हैं. तो ये दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है. समटाइम्स बच्चे इसको मिक्स करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से. फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑर्डर, कलर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिफरेंट सब्सटेंसेज, देयर फिजिकल बिहेवियर. लेकिन जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, डील्स विद द एनालिसिस, हाउ मच different substances are present and which substances are present in a specific compound or mixture. So ये दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आप देखेंगे, क्लिनिकल जितने भी एनालिसिस होते हैं, हम डिफरेंट आपके जो मेडिकल टेस्ट्स होते हैं, आपके ब्लड सैंपल्स के या आपके यूरिन सैंपल्स के, वो सारे के सारे बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आते हैं. इसी तरह से जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी इसके अंडर आती हैं. So hopefully you guys will understand this easily inshallah ta'ala. But if you still feel any problem in this, you can drop your comment in comment box. और इंशाल्लाह होपफुली अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस पर दोबारा से एक वीडियो बना लूँगी. अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी 9th की केमिस्ट्री का, उससे पहले एक शॉर्ट सा रिव्यू मैं आपको पिछले टॉपिक का भी दे दूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो. होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. और प्लीज़ अपनी सजेशंस मुझे ज़रूर दें, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, और अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको भी बेहतर बना सकूँ. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफ़िज़.